नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य संकल्प में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न जो सिद्धांत प्रचलन में हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस तारतम्य में मित्रों, जो भाषा का सबसे पहला सिद्धांत है और सबसे प्राचीन है, उसका नाम है भाषा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये सिद्धांत देवी देवताओं की भावनाओं से संबंधित है। प्रारंभ में मानवों का विचार था कि भाषा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। जैसे संसार की सभी वस्तुओं का निर्माता ईश्वर है, उसी तरीके से हमारी भाषा का भी निर्माता ईश्वर है और ईश्वर ने ही भाषा को बनाया है। और इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वान संस्कृत को देववाणी का नाम देते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो मनुष्य की भाषा ना हो के बल्कि देवताओं की भाषा थी। और इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा का व्याकरण का जो आधार पाणिनि का सूत्र है, ये भी माना जाता था कि पाणिनि के सूत्र से संबंधित जो 14 ध्वनियाँ निकली थी वो भगवान शंकर के डमरू से निकली थी। इस तरह से ये अवधारणा जो है उभर के आई कि भाषा की उत्पत्ति भी ईश्वर के द्वारा की गई। और केवल संस्कृत ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के पीछे भी यही अवधारणा थी। जैसे संस्कृत के बाद पाली आई, तो पाली में भी ये माना गया कि पाली जो है भगवान बुद्ध के वचनों के द्वारा निकली हुई है। इसी तरीके से प्राकृत भगवान महावीर स्वामी के वाणी के द्वारा दिया गया जो उपदेश था उसकी भाषा मानी गई। इसी तरह जो ईसाई कैथोलिक थे, उनका मानना था कि जो उनकी हिब्रू भाषा है वो ईसा मसीह के वचनों के द्वारा निकली हुई है। और इतना ही नहीं, जो कुरान है मुस्लिमों का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ, ये माना जाता था वो जो है कुरान ईश्वर के वचनों का संकलन है। इस तरह से मित्रों आप देखेंगे कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने अपने आराध्य देव के नाम पर ही भाषा की उत्पत्ति का कारण बताते थे कि उन्हीं के द्वारा भाषा पैदा की गई, उन्हीं के द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। इस तरह से जो है दैवी सिद्धांत काफ़ी समय तक प्रचलन में रहा और काफ़ी इसकी मान्यता भी रही। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इस पर विद्वानों ने आक्षेप लगाना शुरू किया और इस सिद्धांत पर पहला आक्षेप ये लगाया गया कि जब भाषा को ईश्वर ने बनाया है तो संसार की सारी भाषाओं को समान बनाना चाहिए था। और सारी संसार की जितनी भी भाषाएं हैं सब के नियम और सबकी संरचना अलग अलग है। और अगर ईश्वर बनाया होता तो सब सामान्य होती। एक और आरोप लगाया जाता है दैवी सिद्धांत पर कि अगर ईश्वर ने ही भाषा को बनाया है तो ईश्वर को भाषा को सुव्यवस्थित बनाना चाहिए था। लेकिन जो भाषा शुरुआत की होती है काफ़ी अव्यवस्थित होती है, बाद में मनुष्य के द्वारा उसका उत्कर्ष कराया जाता है, उसका विकास होता है। तो ये जो है दो आरोप इस सिद्धांत पर लगाए जाते हैं। यद्यपि ये दोनों आरोप बहुत आधार नहीं रखते, क्योंकि मानव को भी तो ईश्वर ने बनाया और संसार में जितने मानव हैं सबका स्वरूप, सबकी संरचना अलग अलग है, सबका रूप रंग अलग अलग है। इस तरह से ये मानना कि सारी भाषाएं समान हों ये आवश्यक नहीं हो सकती। बहरहाल बाद में जब वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ तो दैवी सिद्धांत को धीरे धीरे नकारा गया और भाषा का एक दूसरा सिद्धांत उभर के आया जिसका नाम था भाषा का विकासवादी सिद्धांत। ये विकासवादी सिद्धांत भाषा का जो था उसके पीछे यह अवधारणा थी कि किसी भी भाषा का विकास धीरे धीरे होता है। बात सही है कि भाषा का विकास धीरे धीरे होता है और भाषा जो है धीरे धीरे क्रमशः आगे विकसित होती है। लेकिन
इस सिद्धांत में भाषा के विकास, भाषा के आरंभिक रूप की थोड़ी बहुत जानकारी तो हो जाती है, लेकिन भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कोई संकेत नहीं। इसलिए विकासवादी सिद्धांत भी धीरे धीरे खंडित हो गया। उसके बाद मित्रों, भाषा उत्पत्ति का जो तीसरा सिद्धांत उभर के आया वो धातु सिद्धांत था। उसका एक नाम डिंग डंग सिद्धांत भी था। कुछ विद्वान उसको रणन सिद्धांत के नाम से भी कहते थे। और इस सिद्धांत का संकेत सबसे पहले यूनानी विद्वान प्लेटो ने किया था। बाद में प्रोफेसर हेज ने धातु सिद्धांत को व्यवस्थित आधार प्रदान किया और उन्हीं के नाम से ये सिद्धांत जाना जाता है। इस सिद्धांत में जैसा कि आप जानते हैं कि धातु सिद्धांत में, इस सिद्धांत के पीछे यह अवधारणा थी कि संसार में जितनी भी धातुएं हैं, संसार में जितनी भी धातुएं हैं, यदि उन धातुओं पर चोट किया जाए, डिंग डंग किया जाए, इसीलिए इसका एक नाम डिंग डंग है। जैसे किसी धातु पर आप किसी जो है डंडे से मारते हैं तो उसकी जो ध्वनि निकलती है टन टना टन, इसी का नाम डिंग डंग है। तो यदि किसी धातु पर चोट किया जाए तो उस धातु से एक ध्वनि निकलती है। और इस तरह से जितनी भी धातुएं हैं संसार में, अगर सब पर आप चोट करिए तो सबसे अलग अलग तरह की ध्वनि निकलेगी। और इसी के सापेक्ष ये माना गया कि जो हमारा प्रारंभिक मनुष्य था उसमें कुछ ऐसी जन्मजात शक्ति थी कि उन्हीं शक्तियों के कारण जब वो संसार की वस्तुओं के संपर्क में आता था तो संपर्क में आने पर उन वस्तुओं के लिए मनुष्य के मुख से कुछ ध्वनि निकल जाती थी और उन्हीं ध्वनि अभिव्यक्तियों को बाद में धातु के नाम से जाना गया। और कुछ समय बीतने के बाद यह माना गया कि भाषा की उत्पत्ति उन्हीं धातुओं से हुई। इस तरह से इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत के नाम से जाना गया। उसके पीछे अवधारणा थी, लेकिन बाद में इस सिद्धांत पर भी आरोप लगाया गया। आरोप ये लगाया गया कि मनुष्य जो है प्रारंभ में कैसे किस तरह से वस्तुओं के संपर्क में आया, कौन सी धातुएं निकली, कौन सी ध्वनियां निकली, इसके पीछे कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं, इसलिए इस तर्क को माना नहीं जा सकता। दूसरा जो आरोप लगाया गया वो ये है कि संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में भारोपी परिवार, सेमेटिक परिवार, कुछ एकाध परिवार और उनको छोड़ के अन्य भाषाओं का धातुओं से कोई संबंध नहीं होता। तो अगर धातु सिद्धांत विस्तृत हो, सारी भाषाओं पर लागू हो, इसको माना जाए, लेकिन ये मात्र एक दो परिवार तक ही सीमित है। इसीलिए इस पर विद्वानों ने आरोप लगाया। तीसरा जो आरोप धातु सिद्धांत पर लगाया गया वो ये था कि शब्दों का निर्माण केवल धातुओं से ही नहीं होता, बल्कि उपसर्ग, प्रत्यय, निपात, अन्य अयों के माध्यम से भी शब्दों का निर्माण होता है। अतः ये कहना कि सारे शब्दों, सारी ध्वनियों, भाषा का निर्माण धातुओं से ही हुआ है, ये कहना तर्कसंगत नहीं है। इन्हीं आधारों पर धातु सिद्धांत को खंडित किया जाता है। मित्रों, भाषा की उत्पत्ति का जो चौथा सिद्धांत है, जिसका नाम है निर्णय सिद्धांत या प्रतीक सिद्धांत या संकेत सिद्धांत या स्वीकार सिद्धांत। इस सिद्धांत के पीछे यह अवधारणा थी कि प्रारंभ में हमारा मानव जो था वो भावना प्रधान था, विचार प्रधान नहीं था, और वो अपने भावों की अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तमाम वस्तुएं, तमाम क्रियाकलाप
उसके द्वारा किए जाने लगे तो जो सांकेतिक अभिव्यक्ति थी वो अपूर्ण लगने लगी। परिणाम स्वरूप उस समय सारे मनुष्य इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके एक निर्णय लिया कि जो विशेष वस्तुएं उसके संपर्क में बार बार आती थी या जो क्रियाकलाप उसके द्वारा जो है आवश्यक रूप से दिनचर्या में किया जाता था, उनके लिए कुछ शब्द निर्धारित किए गए और इस तरह से उन्हीं शब्दों के माध्यम से बाद में आगे चल के भाषा की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और भाषा विकसित हो गई। लेकिन मित्रों, इस पर भी आरोप लगाया जाता है। आरोप ये लगाया जाता है कि जब मनुष्य भाषा को जानता ही नहीं था तो उसने सारे मनुष्य समुदाय को इकट्ठा कैसे किया, और अगर इकट्ठा कर भी लिया तो फिर भाषा विभिन्न वस्तुओं के लिए शब्दों का निर्माण कैसे किया। इस तरह से इस पर भी संदेह प्रकट किया जाता है और इस सिद्धांत को भी विद्वानों ने खारिज कर दिया। मित्रों, भाषा उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत है मनोभावाभिव्यक्ति का सिद्धांत। मनोभावाभिव्यक्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के पीछे ये मान्यता थी कि प्रारंभ में मनुष्य जो है भावना प्रधान था और कभी कभी उसके मन में कुछ विशेष तरह के भाव पैदा होते थे, जैसे प्रसन्नता, दुख, घृणा, शोक। और उस विशेष स्थिति में इन भावों की अभिव्यक्ति के लिए उसके मुख से कुछ ध्वनि निकलती थी, जैसे प्रसन्नता के लिए आह, घृणा के लिए छी। तो ये जो शब्द निकलते थे भावाभिव्यक्ति से संबंधित, जो ध्वनियां निकलती थी, इन्हीं ध्वनियों से बाद में भाषा का निर्माण हुआ, शब्दों का निर्माण हुआ। ये मान्यता जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत मानी जाती थी। लेकिन मित्रों, विद्वानों ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कुछ शब्द इससे बने हैं जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं और उनको हम अपने लेखनी में भी उसका प्रयोग होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जितने शब्दों का निर्माण हुआ वो इसी विधि से हुआ। इस तरह से ये भी सिद्धांत मान्य नहीं है। मित्रों, भाषा उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत है वो यो हे हो या श्रमध्वनि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये यो हे हो या श्रमध्वनि सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विद्वान नॉयर महोदय थे। नॉयर महोदय की यह अवधारणा थी कि जब हम कोई परिश्रम युक्त कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और वो जब ध्वनियां निकलती हैं तो हमें कुछ आराम मिलता, विश्राम मिलता और उन्हीं ध्वनियों से बाद में आगे चल के भाषा की उत्पत्ति होती है। और उदाहरण के स्वरूप में, जैसे जब धोबी कपड़ा धोता है तो पाटे पर जब कपड़ा पटकता है तो वो हियो और छियो, पटकते समय वो हियो और छियो शब्द निकालता। तो यहाँ पे हियो और छियो का मतलब होता है वो एक क्रिया कर रहा है और वो उसका संबंध जो क्रियात्मक है, अर्थात हियो और छियो का तात्पर्य धोबी का कपड़ा धोना होता। इसी तरीके से मल्लाह जब नाव चलाता है और नदी में जो है पतवार के माध्यम से पानी को हटाता है तो वो एक तरह की ध्वनि निकालता है। वो ध्वनि यो हे हो ऐसे कह के वो पानी को आगे खींचता है, नाव को आगे बढ़ाता है। और इसी तरीके से लकड़हारा जो होता है जब लकड़ी चीरता है तो
एक तरह की ह ही ऐसे ध्वनि निकालता है। परिणाम क्या होता है, वो कार्य को आसानी से करता है, उसको थकावट नहीं आती और उसका कार्य भी पूरा हो जाता है। इस तरह से श्रम करते समय जो ये विभिन्न तरह की ध्वनियां निकलती हैं, इन्हीं ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ, भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानना जो है नायर जैसे विद्वान का था। मित्रों, भाषा उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत है, जिसका नाम इंगित सिद्धांत है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले डॉक्टर राय महोदय थे। बाद में डार्विन, रॉबर्टसन और जोहानसन जैसे विद्वानों ने इसकी विस्तृत व्याख्या की और इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाया। मित्रों, इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि भाषा विकास के 4 चरण होते हैं। भाषा विकास के 4 चरण माने गए हैं। उसमें पहला चरण जो होता है वो भावाभिव्यक्ति का, कि लोग जो है अपनी भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और कुछ ध्वनियां उससे निकालते हैं। उसके बाद जो अगला चरण होता है वो अनुकरण का होता है, अर्थात मानव अपने संपर्क में आने वाले जीव जंतुओं और वस्तुओं से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों से अनुकरण करके कुछ शब्दों का निर्माण करता है। फिर उसके बाद जो अगला चरण है इस सिद्धांत में, वो इंगित के नाम से जाना जाता है या संकेत के माध्यम से। इस चरण में मनुष्य अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं का संकेत करता है, लेकिन वो संकेत जो है शाब्दिक ना होके बल्कि मनोभावों के आधार पे होती है। और ये जो तीसरा चरण है, जोहानसन महोदय ने इसको सबसे महत्वपूर्ण चरण बताया है भाषा उत्पत्ति का। मित्रों, इंगित सिद्धांत में जो अगला चरण है, चौथा चरण, वो मानसिक चरण होता है और उसमें जो है मनुष्य मानसिक क्रियाकलापों के माध्यम से या मन में विचार विमर्श करके कुछ स्वर और व्यंजनों का निर्माण करता है और परिणाम स्वरूप उन्हीं स्वरों और व्यंजनों से आगे चल के भाषा की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरह से ये इंगित सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है और ये विभिन्न विद्वान जो है इससे संबंधित है, आपको जानना चाहिए। डॉक्टर राय महोदय, डार्विन, रिचर्डसन, जोहानसन इसके प्रतिपादक थे। इससे प्रश्न भी पूछा जा सकता है और ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण माना भी जाता है। इस तरह से मित्रों, भाषा की उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत है वो टाटा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। टाटा, ये भी जो है श्रम सिद्धांत से मिलता जुलता है। इस सिद्धांत के पीछे अवधारणा ये थी कि जब मनुष्य कोई कार्य करता है, टाटा सिद्धांत के अंतर्गत जब मनुष्य कोई श्रम युक्त कार्य करता है तो श्रम करने वाले अंग जो है काफी गतिशील हो जाते हैं और उसके मुंह से जो है वायु रास जो है बाहर अंदर होती रहती है। तो काम करते समय जो गतिशील अंग हैं उनकी गति का मापन करने के लिए कुछ स्वर तंत्रियां उसका मापन करने का प्रयास करती हैं और उसी मापन के प्रयास में उन स्वर तंत्रियों से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और ये माना जाता है कि उन्हीं ध्वनियों से बाद में चल के भाषा की उत्पत्ति होती है। इस तरह से टाटा सिद्धांत है। इस पर आरोप भी लगाया जाता है क्योंकि ये जो है श्रम सिद्धांत से मिलता जुलता है, लेकिन विद्वानों की अपनी अवधारणा थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने अनुसार अपने अपने चिंतन के हिसाब से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मित्रों, जो अगला सिद्धांत है वो संपर्क का सिद्धांत। संपर्क का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रणेता थे
जी रेवेज महोदय। और जी रेवेज महोदय ये मानते थे कि भाषा की उत्पत्ति संपर्क के माध्यम से होती है। इसके पीछे उनकी एक और अवधारणा थी कि मनुष्य में कुछ ऐसी जन्मजात शक्तियां होती हैं कि वो जो है अपने तरह के लोगों के साथ इकट्ठा होने का प्रयास करता है। जो जिस वर्ग का उस वर्ग के लोगों के साथ संपर्क बनाने का प्रयास करता है, और इसी संपर्क का परिणाम होता है क्या, समाज का निर्माण भी होता है। और इस जब संपर्क होता है, जब मनुष्यों का या जीव जंतुओं का आपस में संपर्क होता है, तो संपर्क में भावनाओं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रयास किया जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप कुछ ध्वनियाँ जो है विचार विमर्श के दौरान निकलती हैं, और परिणाम स्वरूप भाषा की उत्पत्ति होती है। वाकई में ये संपर्क का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से नए नए शब्द, नए नए भाव तमाम जो उभर के आते हैं, और नए नए शब्दों का निर्माण होता है। इस तरह से ये भी सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। मित्रों, कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि भाषा की उत्पत्ति संगीत के माध्यम से होती है। कि संगीत में जब लोग कुछ जो है ध्वनियाँ निकालते हैं और कुछ राग अलापते हैं, तो उनसे कुछ शब्दों का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भाषा का उससे विकास हो जाता है। उसके बाद अंत में एक और सिद्धांत है भाषा की उत्पत्ति का, जिसको समन्वित सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रणेता डॉक्टर स्वीट महोदय थे। स्वीट महोदय का यह कहना था कि भाषा की उत्पत्ति किसी एक कारण से नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कई कारण उत्तरदायी होते हैं। परिणाम स्वरूप पूर्व में प्रचलित जितने सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों से जो आवश्यक तत्व थे, उन तत्वों को शामिल करते हुए स्वीट महोदय ने एक समन्वय बनाया और बताया कि उन्हीं सिद्धांतों को मिलाने से, अर्थात वही सिद्धांत आपस में मिलके भाषा की उत्पत्ति करते हैं और भाषा का निर्माण हो जाता है। इस तरह से मित्रों, आज हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया। आप लोग इसका रिवीजन करिएगा और देखिए, इसमें 2-3 सिद्धांत हैं, जैसे धातु सिद्धांत, यो हेयो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत। ये जो 4-5 सिद्धांत हैं, ये विशेष विद्वानों के नाम पर, या इसके प्रणेता जो है विशेष विद्वान हैं, उनको आप लोग जानते रहिए। यहाँ से आपको प्रश्न भी उठाया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, तो आपको बताना होगा। इस तरह से इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी रखिए। इसी के साथ मित्रों, आज हम लोग अपनी वाणी का विराम देने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने सहयोगियों से भी इसको बढ़ाने का प्रयास कराते रहिए। और अगर चैनल हमारा बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, आप लोग इससे जुड़ते चले जाएंगे, अपने लोगों को जोड़ते जाइए और फिर हमारा सब ठीक ठाक रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।